नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बात नगर परिषद के चुनाव 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत ये अमरावती जिले में होने जा रहा है। साथ में पूरे महाराष्ट्र में 246 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ में आज खासदार अनिल बोंडे है। अमरावती के साथ महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, साथ में देश की भी बात करेंगे कि चुनाव के माहौल में देश में क्या लोगों की प्रतिक्रिया। हाल ही में बिहार से बहुत बड़ी सफलता हासिल करके जोश में पूरे कार्यकर्ता दिख रहे। क्या वह जोश नगर परिषद में भी कायम रहेगा? नगर परिषद के बाद जिला परिषद, जिला परिषद के बाद महानगर परिषद, ऐसे 3 चुनाव 2 महीने में होने जा रहा है, ऐसी अपेक्षाएं कर रही। इसमें अब बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ में भी खासदार अनिल जी बोले। सीधी भाषा पे आता कि मुख्य चुनाव जो भी नगर परिषद के होने जा रहे हैं, इस नगर परिषद के चुनाव में मुद्दा विकास का रहेगा या देश के डेवलपमेंट? बड़े साहब नमस्कार, आपका स्वागत है सी न्यूज चैनल में। चुनाव होने जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि जब भी चुनाव होता है बात देश की आती है। देश के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, नगर पंचायत और नगर परिषद का भी क्या कहते हैं? धन्यवाद चंदू भैया कि आपका सिटी न्यूज चैनल ये पूरे जिले की हर बात लोगों के सामने रखता है और लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात रखने का। और आज आपके माध्यम से, आपके सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से मैं बात कर सक रहा हूँ, ये आपकी यशस्विता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि निरंतर आप लोगों के लिए, स्वतंत्रता के लिए और लोगों की बात रखने के लिए हर कदम पूरे ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में आपका चैनल जाता है। बात है चुनाव की। लोकसभा के वक्त हमने प्रयास करके भी हमें अपयश मिला, लेकिन उसके बाद में लोगों ने ये समझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनके नेतृत्व में देश खुशहाल है, सुरक्षित है और उन्होंने बड़े बहुमत से मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके ऊपर विश्वास रखा और उनको मुख्यमंत्री बनाया। अपने अमरावती जिले में भी यानी 5 के 5 भारतीय जनता पक्ष की सीटें चुन के आई, मित्र पक्ष की 2 चुन के आई, सिर्फ 1 महाविकास आघाड़ी के पार्ले में गई, दरियापुर से। अब जो स्थानिक निकाय के चुनाव है, नगर पालिका और नगर पंचायत, इस चुनाव में 2 मुद्दे रहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि हमारे शहर का, हमारे प्रभाग का, हमारे इलाके का विकास कौन कर सकता है, और विकास करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो ऊपर केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने 11 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूरे भारत में डंका, हम बोल सकते हैं कि अभिनंदनीय काम किया है। महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री है। जब ऊपर भारतीय जनता पक्ष की सरकार है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में भारतीय जनता पक्ष की महायुति की सरकार है, तो कोई भी सोचने वाला आदमी यही सोचेगा कि अपना नगराध्यक्ष भारतीय जनता पक्ष का हो, यानी वो ताकत से मुख्यमंत्री जी के पास में जा सके, ताकत से अपना शहर का डेवलपमेंट करने के लिए जो भी प्लान रहेगा वो उनके सामने रख सके और पूरा डेवलपमेंट के लिए जितना पर्याप्त निधि है अपने शहर में ला सके। तो ये लॉजिकल थिंकिंग है कि लोगों को, महाराष्ट्र में, भारत में लोगों को ये समझता है, इसलिए उसको डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, यानी डबल इंजन तो हो गया, अब तीसरा इंजन लगाने का काम लोगों का स्थानिक चुनाव में है। इस माध्यम से सीधा ये संदेश दे रहे हो कि यदि आप बीजेपी का नगर अध्यक्ष चुन के दोगे तो आपका विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा? ये बात तो बिल्कुल सही है, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 2014 के पहले बीजेपी जब नहीं थी, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार नहीं थी, तो कांग्रेस वालों ने विकास कभी करने का सोचा ही नहीं। यानी रास्ते वैसे के वैसे रहते थे। इवन मध्य प्रदेश में भी हम देखते थे कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब बिजली नहीं थी, रास्ता नहीं था, पानी नहीं था। और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी तो टैंकर लगाने पड़ते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी तब लोड शेडिंग गांव में भी रहता था, घर में भी रहता था, सिटी में भी रहता था, रास्ते की हालत खस्ता थी। अब देवेंद्र जी आ गए तो समृद्धि मार्ग से लेके तो हर गांव में आप जाएंगे तो रास्ते अच्छे बन गए।
पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे तो रास्ते की कंडीशन टोटली उसको उसमें हम बोल सकते हैं सुधार आ गया। नए नए नगर पालिका की इमारतें बन गई, नए हॉस्पिटल बन गए, मेडिकल कॉलेजेस आ गए। ये विकास लोगों को दिख रहा है और वही वो चाहते हैं कि अपने नगर पालिका क्षेत्र में कुछ बचा हो, यानी अच्छे गार्डन बने, अच्छे ग्राउंड्स बने, अच्छे स्विमिंग पूल बने और रोजगार के भी सक्षम होने के लिए युवाओं को मौका देने के लिए अच्छे सेंटर्स बने। ये चाहते हैं। तो एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ। तो उसकी वजह से भारतीय जनता पक्ष और विकास ये सिनोनिम हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। तो कांग्रेस विकास से कभी जुड़ता ही नहीं है। वही कारण है कि भारतीय जनता पक्ष को यहाँ पे ही नहीं तो पूरे देश में स्वीकारा जा रहा है। आपने जैसे कहा कि एक उदाहरण में समझना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और विकास एक पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के। इतने अगर पर्यायवाची है तो आपको दूसरे पार्टी के नेता इंपोर्ट करके उनको नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ाना पड़ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ताओं में वो गट्स नहीं है या आपको अभी भी उधार के नेताओं की जरूरत पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल तक निरंतर संगठन के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वे जब हम करते हैं तब देखा जाता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो और बेहतर भी काम कर रहे हैं, उनकी कुछ वोट लाने की वैयक्तिक क्षमता भी है। विशेषतः स्थानिक नगर निकाय के चुनाव में यह महत्वपूर्ण होता है कि उसकी भी कुछ ताकत है और उसके साथ में संगठन की ताकत। ये दोनों कॉम्बिनेशन होने के बाद में भारतीय जनता पक्ष का तो चुन के आएगा ही, कमल का चुन के आएगा ही, लेकिन बड़ी ताकत से वो चुन के आने की संभावनाएं बढ़ती है। तो उस वक्त बात ऐसी है कि चुन के आना, वो तो कमल के ऊपर चुन के आ रहा, वो तो भारतीय जनता पक्ष के तत्व से उसको चलना उसका काम रहेगा, विकास का भी काम रहेगा, संगठन का भी काम रहेगा। इसलिए ऐसे गिने चुने समझो 12 नगर पालिका है, उसमें से 1-2 जगह पे समझो ऐसे लोग आए होंगे, तो वो रूल नहीं है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन। जैसे आपने कहा कि लोग जो व्यक्ति वोट ला सकता है, व्यक्ति अब आप आ गए पार्टी से सीधा व्यक्ति, जिस व्यक्ति की वोट लाएंगे, फिर आपके विजन, आपका विकास का मुद्दा और आपका फिर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ही विकास करेगी, सब तो उसके वोट के साथ में बन के आएगी। उसने वो तो कल से दादागिरी करेंगे, मैंने वोट लाया, मैं चुन के आपके साथ में नहीं, उसको भी आधार तो सारा वोट है, विकास कहाँ रह गया इसमें? उसको भी जरूरत इसलिए रहती है क्यों पार्टी में आता है, उसके ही पास पूरे वोट रहते थे तो वो तो वैसे ही खड़ा हो जाता था या तो दूसरी पार्टी से खड़ा रहता था। लेकिन उसको पता है कि भारतीय जनता पक्ष के साथ में होने के बाद में वो भी चुन के आएगा और भारतीय जनता पक्ष के साथ में चुन के आने के बाद में उसको भी सिटी का डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा और उसके कुछ वोट भारतीय जनता पक्ष का संगठन, ये दोनों मिला के 1-2 जगह पे ऐसा करना वो वाजिब रहता है और वैसा हुआ है। और एक इसमें प्रश्न है, आपकी पार्टी विथ डिफरेंस मानी जाती है कि पार्टी विथ एक डिफरेंस है कि ये घरानेशाही को नहीं देती मत। लेकिन इस इलेक्शन में अगर आप देखें तो किसी की बीवी, विधायक की बहन ये लड़ रही, तो आप उस कार्यकर्ताओं को क्यों मौका नहीं दे रहे? क्या वो सिर्फ दरी उठाने और बिछाने के काम में आएगा? नगराध्यक्ष के लिए आप ऐसे चेहरों का चयन क्यों करते हैं कि आप ही के कार्यकर्ता, फिर आपकी बैक बिचिंग भी होती है और कई बार आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है उसका? शायद मुझे लगता है कि आपको भारतीय जनता पक्ष के उम्मीदवारी का चयन कैसा होता है ये बताना मुझे ज़रूरी लगता है। भारतीय जनता पक्ष में उम्मीदवारी जब दी जाती है तब सभी को आह्वान किया जाता है कि जो भारतीय जनता पक्ष के तरफ से लड़ने के लिए इच्छुक है वो सभी लोग उनमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि कार्यकर्ता ही बताता है कि नहीं, हमारे यहाँ से यही आवेदन रहेगा और हमारे यहाँ से यही चुन के आएंगे, या तो सर्वे भी यह बताता है कि ये चुन के आने के लिए इनका नेतृत्व अच्छा रहेगा। ऐसे जिसमें सब कार्यकर्ता बोलते हैं कि नहीं यही चुन के आने की संभावना है, यही इनके ही नेतृत्व में लड़े गए तो नगर सेवक भी चुन के आने की संभावना है, तो उस वक्त घराना देखना मुमकिन नहीं रहता, घराना देखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो घराना है तो उसका गुनाह नहीं है,
वो घराने में पैदा होके भी कार्यकर्ता जैसा काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, संगठन में भी काम कर रहा है, तो उसका भी हक बनता है चुनाव लड़ने का। जो उनका प्रश्न था, आपने कहा कि सारा ये चयन पद्धति सब में होती है, सब इंटरव्यू का हमारे हिसाब से जो भी आपको फॉर्मेलिटीज करनी है कि भाई हमारा पूरा एक लोकतांत्रिक ये लगना चाहिए, पूरा का पूरा लोकतांत्रिक लगना चाहिए, तो उस हिसाब से आप सारी प्रथा पूरी करते हो। लेकिन एक्चुअल जब टिकट देने का काम होता है, आपने कहा कि कार्यकर्ता के बोलने पे टिकट जाती है, तो ठीक है, बोलने को सारी चीजें अच्छी, लेकिन आज भी कहीं है कि और उससे ज्यादा भी सक्षम नेतृत्व वहां पे था। लेकिन हम भी मानते हैं कि घरानीशाही में इसलिए देना चाहिए कि जिस परिवार से करे, क्योंकि राज करना है, सब राज करना, हम ये मानते हैं कि राज करना है, सिर्फ नगर सेवक उसमें उस टाइप की उस परिवार में राजनीति की समझ भी होनी चाहिए। ये भी हम मानते हैं कि परिवार में रहते रहते उस राजघराने की वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो हर आम नागरिक में नहीं रहती, लेकिन कहीं तो भी पक्षपात तो होता ही होगा कि नहीं होता, कि इतना भी सारा कि भाई नहीं दूसरा था ही नहीं, यही सक्षम था। नहीं, प्रक्रिया मैंने जो देखी है, मैंने जो कंडक्ट की है, बड़ी ट्रांसपेरेंटली की। समझो ऐसा रहता था तो कोई बंडखोर करके वो सामने आता था, यानी कम से कम वो फॉर्म भर, नहीं सुनिए ना, सब नहीं, कम से कम कम से कम वो एक सामने आके एक खुद का आवेदन तो भी देता था, इच्छा भी प्रकट करता था, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल बंदी नहीं तो नहीं है कि एक ही आवेदन है आपने फाइनल किया, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, वैसे ही हुआ है ना बहुत सारे बार। नहीं बुंडे साहब, यानी ऐसा ही हुआ है कि एक ही आवेदन आया, सभी नहीं, सभी लोगों ने बोला कि नहीं, हम इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहते, ऐसा वक्त रहा, तो फिर क्या जबरदस्ती उनको नकारा सकते? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपके विरोध हमने स्वीकार किया ना कि भाई आपके जब जिसको दे रहे हैं उसमें राजनीतिक समझ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन मजे की बात है, आपके विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं कि आप तो सामने वाली पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्हीं को बैठा देते हैं, और आप निर्विरोध, आपकी तो 100 से अधिक नगर सेवक निर्विरोध अभी तक चुन के आ चुके हैं महाराष्ट्र में। तो आखिर ये रीजन क्या है इतना, ये कौन सा ऐसा जादू है बीजेपी में, या ऐसा कौन सा कलेवर चल रहा है कि लोग बिल्कुल, दोंडाईचा में तो आपकी पूरी की पूरी वहां तो चुनाव ही नहीं हो रहे, वहाँ 21 के 21 आपके जीत के आ रहे, तो आखिर क्या है, क्यों? तो दोंडाईचा में जाके आपने देखे तो आपको पता चलेगा। वहाँ के जय कुमार रावल करके मंत्री जी है, अब उनका एक छोटा सा जो शहर है वहाँ पे वो फैमिली की पॉपुलैरिटी, वो फैमिली जो काम कर रही, सभी लोगों को मदद कर रही, इसलिए सभी लोग जानते हैं कि जय कुमार रावल या तो उनकी फैमिली, उनके माध्यम से पूरा शहर चलना चाहिए। अब ऐसे एक्सेप्शनल काम करने वाले लोग रहे तो पॉसिबल है, बिल्कुल 121 लोग नहीं बता 21, तो ऐसे ही बहुत सारे समय पे और बहुत सारे जगह पे तो SC ST का आरक्षण है, वहाँ पे कैंडिडेट भी नहीं मिलते, वैलिडिटी भी नहीं मिलती, ऐसे वो भी अनपोज चुन के आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि जब संगठन 5 साल तक काम करता है, 5 साल तक काम करता है और हर एक की मदद करता है, वो उनके संकट का काल रहे, सुख का काल रहे, उसके साथ में जब रहता है, तब लोगों को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पक्ष ही हमारे लिए एक में अच्छा पर रहा है। तो ऐसे वक्त बाकी के कोई आते नहीं सामने। कभी कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट की कि ज़बरदस्ती से किसको बिठाया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि किसको ज़बरदस्ती से बिठाया नहीं, अनअपोज करवाने की कोशिश की नहीं गई। नेचुरली अनअपोज होता होगा तो उसमें क्या ज़बरदस्ती फॉर्म डाले? होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है 100%। बात चल रही थी अपने विकास के मुद्दे की, आपने कहा कि केंद्र से पूरा नेतृत्व ऐसा चल रहा है कि नीचे आखिरी व्यक्ति तक सबको समानता नजर आती है, इसलिए लोग है ना, केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, तो नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगर में यदि बीजेपी की सरकार रहे तो विकास के बीच में कहीं रुकावट नहीं, ऐसा आपका बोलना। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव के समय हिंदी मुस्लिम का मुद्दा क्यों रंग लाता है? अभी कल हमने देखा कि आपके एक नेतृत्व ने कहा कि वहाँ का नगराध्यक्ष का उम्मीदवार मुसलमान है, वहाँ का मुसलमान है, वहाँ का मुसलमान है, वहाँ का मुसलमान है, एक भी हिंदू उनको वोट नहीं देगा, तो क्या आप कोई मुसलमान के वोट नहीं होना? नहीं, एक्चुअली तो ऐसा है कि कांग्रेस ने भी जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का कार्यक्रम चलाया है, उसका तो पूरा नज़र में अमरावती ज़िले में आ रहा है कि अमरावती ज़िले में 4 के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको मुस्लिम उम्मीदवार के सिवाय कोई दिखा ही नहीं। अभी कांग्रेस की यही धारणा है कि बाकी सब कुछ तो चले गया,
कम से कम हमारे पास में मुस्लिम वोट रहने चाहिए। तो मुस्लिम अपीजमेंट अचलपुर, चांदोर बाजार, चिखलदरा और एक जगह पे अंजनगांव सुरजी, चारों जगह पे क्यों वहाँ पे उनको नज़र ही आता है कि एक आधा तो भी हिंदू दो करके। लेकिन कांग्रेस का जो अपीजमेंट पॉलिसी शुरू है, अब उसके वजह से लोगों के मन में बड़ी कांग्रेस के बारे में एक चीज़ निर्माण हो गई है। मुसलमान भी अभी समझ रहे कि कांग्रेस ने सिर्फ उनका अपीजमेंट किया है, उनको डर दिखाया है भारतीय जनता पक्ष के बारे में, लेकिन मुस्लिमों के डेवलपमेंट के बारे में 70 साल में कुछ भी नहीं किया। 70 साल में कुछ नहीं किया। वो टिकट दिया, अपीजमेंट के लिए दिया। अपीजमेंट यानी उनको कि हम ही दे रहे करके। तो उसके वजह से कांग्रेस को भी मालूम है और मुस्लिमों को भी मालूम है कि अपना भला कांग्रेस भी नहीं कर रही है, लेकिन मुसलमानों के मन में डर बिठाने में कांग्रेस कुछ हद तक सफल हो गई। अब आप देखिए, आप तो किसी मुस्लिम को टिकट देंगे नहीं, शायद कोई अपीयर भी नहीं हुआ होगा, हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे कोई मांगने नहीं, आप बोल दोगे ना मांगने नहीं आया तो हम कहाँ से देंगे। कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट समझो आता है तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है, वो सर्वे में पाते हैं कि वो चुन के लायक है, चुनने की संभावना है, तो डेफिनेटली उसको टिकट दी जाती है। तो उसके वजह से जिसके इलेक्टिव मेरिट है उसको तो टिकट दी जाती है। अभी अमरावती महानगर पालिका भी रहेगा। कहीं पर भी ऐसा लगता है क्या कि मुस्लिम आपके तरफ, क्योंकि आपने कहा कि अब कांग्रेस ने भी उनका उपयोग करके छोड़ दिया था, आप कांग्रेस से भी उनको दूर करें, जैसे हमने देखा पिछले बार भी देखा। मैं आपको बताता हूँ, पिछले बार विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि मुस्लिम कांग्रेस से पूरे छिटक गए बराबर, उस कारण यहाँ पे बहुत कम अंतर से सीट चुनकर आ गई। मुस्लिम कांग्रेस से चिपक जाते थे, छिटक जाते थे, तो अलीम पटेल को इतने वोट नहीं मिलते थे। मैंने छिटक गए बोला ना, छिटक गए का मतलब कि चले गए, छिटक गए, छिटक गए, चिपक गए नहीं, छिटक गए बोल रहा हूँ। ये तो यानी आप चाहते हैं कि कांग्रेस से मुस्लिम भी अलग हो जाए, कांग्रेस बिल्कुल छोटी सी अलग सलग बन गया। ये सारा ये योजना पे चल रहा है पूरा प्लान कि आप भी पूरा एक्सपोज कर रहे हैं कि नहीं मुस्लिम कांग्रेस के नहीं है। योजना पे नहीं चल रहा, लेकिन वो कांग्रेस को खत्म करने की योजना तो है। कांग्रेस की ये उनका भाग्य है बोलो कि उनका फ्यूचर है बोलो। देखो ये यहाँ पे हुआ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से वो निकल गए, समाजवादी को मिले, कांग्रेस इतनी सी रहेगी। बिहार में वो निकल गए, आरजेडी के साथ में रही, कांग्रेस इतनी सी रहेगी। अभी तो इस वक्त एमआईएम के साथ में चले गए, 6 एमआईएम की आ गई, कांग्रेस इतनी सी रहेगी। अपने महाराष्ट्र में अपने राजेंद्र दर्डा वो 4 बार चुन के आए थे, लेकिन वहाँ पे एमआईएम आ गई, राजेंद्र दर्डा चौथे नंबर पे चले गए। अभी लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता थे चौधरी करके, अधीर रंजन चौधरी, उनका तो इतना माइनॉरिटी अपीजमेंट था कि मुस्लिम के सिवाय वो कुछ बोलते ही नहीं थे, सोचते ही नहीं थे। वो अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए गए, वहाँ पे बड़ौदा से एक यूसुफ पठान भेजा गया, वहाँ पे भेजा गया, और वहाँ पे भेजने के बाद में अधीर रंजन चौधरी तीसरे नंबर पे चले गए। तो ये एमआईएम आपके लिए काम कर रही है? नहीं, एमआईएम नहीं, वहाँ पे तृणमूल टीएमसी। अब मुझे बताओ, टीएमसी हमारे लिए काम कर रही है? अंदर से पता नहीं, तो टीएमसी हमारे लिए काम कर रही तो नहीं, मुझे बताओ, अधीर रंजन चौधरी हार गए क्योंकि यूसुफ पठान बड़ौदा से, उनको इम्पोर्ट बड़ौदा से किया तृणमूल कांग्रेस से, और वो हार गए, बुरी तरह से हार गए। यानी जो मुस्लिमों के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर अपीजमेंट का काम किया, डेवलपमेंट का कुछ भी काम नहीं किया, तब उनको लगा कि ये आदमी सिर्फ अपने से बातें करता है, अपनी आस्था के बारे में बताता है, लेकिन अपना डेवलपमेंट नहीं करता, एजुकेशन नहीं करता, अपने को नौकरी नहीं देता, अपने को रोज़गार नहीं देता, भंगार के सिवा कुछ नहीं है। तो उन्होंने यूसुफ पठान के साथ में गए। तो ये फेट है कांग्रेस का, लिख के लो। नहीं, लेकिन कोई नहीं रहेगा कि यूसुफ पठान के साथ गए। वो देखिए, वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे, पर बीजेपी की तरफ अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। क्या उनके उस दिशा में कन्वर्ट करने की दिशा में बीजेपी का कोई प्रयोग चलेगा? अब दिन ब दिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे इलाकों में जो मुस्लिम लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमको नरेंद्र जी मोदी ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया,
यानी कभी राशन में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, आरोग्य में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, आयुष्मान योजना उनको भी मिलती है, अनाज उनको भी मिलता है, बिजली भी सोलर की उनको भी मिलती है, घरकुल उनको भी मिलता है, सभी चीज़ें, पानी का नल का कनेक्शन भी मिलता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। आपने भी बोला, क्योंकि ये तो साहब इतनी ये ट्रांसपेरेंसी देश है। के नागरिक के लिए सुविधा है। हिंदू मुसलमान के सुविधा थोड़ी जाती है। लाडली बहना की है, तो उसके वजह से उनको भी लग रहा। अब पिछले विधानसभा के चुनाव में बहुत सारी महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने अच्छी तरह से भारतीय जनता पक्ष का कमल चलाया, ये आपको भी पता होगा, कमल चलाया। और क्योंकि उनको मालूम था कि अपने को देवा भाऊ हेल्प कर रहे, अपने को बहन मान रहे, तो क्यों ना हम वोट दें उनको। तो उनके 1500 रुपए महीने में आपके वोट मुस्लिम आपके तरफ कन्वर्ट हो गए, ऐसा आपको बोलना है। ये 1500 के इसके अलावा और क्या देवा भाऊ ने help किया? 1500 रुपये मायना नहीं रखता। 1500 रुपये से जो महिला के पास में एक एक पैसे के लिए उसको उसके शोहर के आगे हाथ फैलना पड़ता था, उसके बच्चों के लिए वो कुछ ला नहीं सकती थी, कोई दवाई, यानी किसी भी आदमी के पास में पैसा रहा तो उसकी इंटीग्रिटी, तो उसका 1500 रुपए अभिमान, उससे नहीं छीन लेगा, इसके लिए अपने पास क्या यंत्रणा? ये कोई ये लॉजिक नहीं है ना कि क्या उसको अपने नहीं, पैसा उसका स्वाभिमान उसको मिला। 1500 रुपये जब मिलते हैं कोई भी आदमी को, तो उसका स्वाभिमान मिलता है, उसकी घर में भी इज्जत बढ़ती है। नहीं बोने साहब, ये 1500 रुपए की लालच में और कब तक हम लालच उसको बात नहीं करें? है, नहीं, लालच इसमें- के अलावा और क्या? 1500 रुपए लालच नहीं, लालच के चक्कर में इसमें आपने कहा कि मुस्लिम वोटों ने 1500 देखो क्या है वोट दिया। क्या है, आप जैसे यानी जिनके पास में 15,000 15 करोड़ ऐसे लोग पैसे होंगे, उनको 1500 की कीमत नहीं रहती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को किसानों के लिए 2000 रुपये हर 4 महीने के बाद में शुरू किए, पीएम किसान निधि, सम्मान निधि। मुख्यमंत्री जी ने 6000 रुपये और ऐड किए, नमो किसान सम्मान निधि, 12,000 रुपये हो गए। वो 1 एकड़ वाला जो किसान है उसके लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो 12,000 के लिए उसको साहूकार के पास में जाना पड़ता था, उसके चांदी के दागिने रहे, सोने के दागिने रहे, वो गहन रखना पड़ता था। ये महिला 15,000 जब रहती है, तो आप मार्केट में पूछिए कि मार्केट में हलचल निर्माण होगी, मार्केट बढ़ गया, यानी हर गांव का परचेसिंग पावर बढ़ गया। तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग, उसको सबलीकरण करना, सक्षमीकरण करना। और आगे बताता हूँ, ये 1500 की स्कीम है, यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। माननीय मोदी जी ने जब अकाउंट निकाले थे, 40 करोड़ अकाउंट निकाले, तब बाकी के सब लोग बोलते थे अकाउंट निकालने का क्या फ़ायदा। कोरोना आया, कोरोना के बाद में हर अकाउंट में 500 रुपये डाले, उस वक्त बहुत ज़रूरी थे, फ़ायदा हुआ। पीएम किसान के पैसे वो अकाउंट में जा रहे, जो अकाउंट निकाले गए थे। अब कोई भी श्रावण बाळ का रहा, संजय गांधी का रहा, डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा। अब ये 1500 रुपये का है। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने एक अच्छी स्कीम निकाली कि ये जो लाडली बहनाएं रहेंगी, इनका ही पत संस्था निकालना। ये पत संस्था निकालने के बाद में आपको पता है कि सैलरी ओनर्स की पत संस्था कभी डूबती नहीं है, क्योंकि उसमें से कट कर सकते हैं, हाँ आ सकता है। तो ये 1500 रुपये की जिनको मिलता है, ऐसे 4000 महिलाओं की पत संस्था निकालने के बाद में वो तालुका लेवल पे रहे, गांव लेवल पे रहे, उसको रजिस्ट्रेशन होगा, वही महिला चलाएंगी। 1500 रुपये उनको मिलेंगे। समझो उसने 5000 का कर्जा लिया, तो 500 रुपये महीना वो काट के देंगी। पता संस्था भी चलेगी, महिला भी सक्षम होगी। आज 5000 के लिए आपको पता नहीं, ग्रामीण इलाकों में माइक्रो फाइनेंस के जो साहूकार है, माइक्रो फाइनेंस के लिए 10%, यानी वो एनुअली 35% जाता मिनिमम। तो ये जो साहूकार है, ये पीड़ित करते हैं महिलाओं को, उनका गलत बात है, लेकिन की जगह पहले अभी ये माइक्रो फाइनेंस वाले। तो ये देवेंद्र जी फडणवीस का कितना बड़ा विचार है। आपके माध्यम से तो ये सब लोगों तक जाना चाहिए कि ऐसी पत संस्था निकाली जाएगी कि महिलाओं को 5000 का, 10,000 का सॉफ्ट लोन मिलेगा, और वही वो लोन रिकवर करने के लिए लाड़की बहन योजना के जो 1500 रुपये रहेंगे, उसमें से वो रिकवर किए जाएंगे। यानी वो सक्षम भी होगी, 10,000 का काम भी होगा, उसका छोटा उद्योग भी कर सकेगा, बीमारी में भी काम रहेगा, शादी रही तो उसमें भी खर्चा कर सकेंगी। एक इंटीग्रिटी और स्वाभिमान और स्ट्रेंथनिंग, ये एक योजना के माध्यम से हो रहा है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके माध्यम से वो आप सभी लोगों को समझाइए, ये मेरी विनती है। अनिल जी भोंडे
जो हम 1500 रुपए की बात कर रहे थे कि 1500 रुपए में 1500 रुपये महीना यानी साल के 18,000 रुपये थे और साल में 5 साल में ऐसा 4 बार वोट करना पड़ता है, नगर पंचायत में, उसके बाद में जिला परिषद में, महानगर पालिका में, लोकसभा में और विधानसभा में। तो ऐसे 5 इलेक्शन और 18 पंचे 90 लाख रुपए, 1 लाख, हाँ, लखोपति 1 लाख रुपया 5 साल में 5 वोट का आपको मिलता है और उसके बदले में क्या क्या योजना आ सकती है। अब बोंडे साहब ने बता दिया कि किस प्रकार से उस 1500 रुपये का उपयोग होना चाहिए। अब किस प्रकार से उपयोग करते क्या करते नहीं, लेकिन हमारा था कि आखिर पैसे की लालच देखकर वोट कब तक अपने पक्ष में रखे जाएंगे। कोई एक ऐसी नीति कि उसको उस पैसे की, आपके पैसे की जरूरत ही नहीं पड़े कि आपके 1500 नहीं चाहिए साहब, हम सक्षम हो गए। ये स्थिति हम देखने के लिए कि ये स्थिति कब आ सकती है, इस पे विचार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बोल रहे स्वाभिमान, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सरकार से भी दान लेना पड़ रहा है। अब दान लेते टाइम में उसका कितना स्वाभिमान रहता पता नहीं, वो हक का पैसा है या दान का है या मिलना चाहिए, ये सब सारी अलग अलग बातें। लेकिन कहीं तो भी उसको साहूकार से, माइक्रो फाइनेंस से दान लेने के बजाय या तो उनसे ऋण लेने के बजाय सरकार ने अपने जनता के कल्याण के लिए मदद करना, ये उसका रूप है। नहीं, ये भी है। और अब हम ये चाहते हैं कि वो इतनी सक्षम हो गए, बोले हमको 1500 की जरूरत नहीं है करके। अभी की इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये वेलफेयर स्कीम चलाना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो भी सक्षम नहीं हो सके। तो नहीं, ये नहीं रहा तो बहुत पैसा, बहुत डिस्पैरिटी बढ़ेगी। पूरा अपने आप उस हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम पैसा दे रहे हैं आप, बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन अपने पास में आवक जावक वो भी बैलेंस होना चाहिए। एक सिर्फ साहब, अभी जो नगर परिषद के चुनाव, क्या मुख्य विकास के मुद्दे हर नगर परिषद के लिए आपके सामने, क्या टारगेटिंग यहाँ पे ये होना चाहिए? क्योंकि बहुत सालों से चुनाव नहीं है, पूरी यंत्रणा ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चल रही है। ब्यूरोक्रेसी का क्या काम, यदि अमरावती की बात देखें तो सारे तरफ त्राही त्राही मची हुई है। तो इन सारी चीज़ों में से उतर के आपके नगर सेवक, आपके नगर अध्यक्ष आने के बाद में क्या योजना, भाई एक जिला नगर परिषद के लिए ये चीज आवश्यकता ये होनी चाहिए? एक ही शब्द में बोल सकता हूँ कि ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग में जितनी चीज़ें आती कि प्रधानमंत्री घरकुल योजना में गरीब रहा तो उसको घरकुल मिलना चाहिए, उसके हक का घर होना चाहिए, उसको जाने के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए, उसका सीवेज का डिस्पोजल अच्छी तरह से होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए और हवा और आरोग्य अच्छे से रहना चाहिए। ये बेसिक नीड है। बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य, ये बेसिक नीड है। ये बेसिक नीड हर एक नगर पालिका में, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नगर पालिका क्षेत्र, ये सभी का एजेंडा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि उसके अलावा वहाँ पे जो युवक है, महिला है, वहाँ पे रोजगार क्षम और आत्मनिर्भर क्षेत्र बनाना, ये दो इसके ऊपर पूरा भारतीय जनता पक्ष का एजेंडा है और उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये थे हमारे साथ में खासदार बोंडे साहब, जो आने वाले नगर परिषद के चुनाव के बारे में इनसे चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी चर्चा देश से लेकर तो दिल्ली तक की चर्चा आज हमने की, और भी आगे हम मिलते रहेंगे और जानते रहेंगे कि किस प्रकार आगे का चुनाव होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर पर पैनी नजर, हर मुद्दे पर सटीक वार, यही है सिटी न्यूज की पहचान। जहाँ सच्चाई की आवाज दबाई जाती है, वहाँ सिटी न्यूज उठाता है सवाल। हर स्क्रीन पर, हर प्लेटफॉर्म पर हमारी मौजूदगी बोलती है। सिटी न्यूज, हमेशा सच के साथ। अस्वीकरण सिटी न्यूज चॅनलवर राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा कोणत्याही व्यक्तीने व्यक्त केलेले विचार अथवा माहिती ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत। त्या मतांशी सिटी न्यूज चॅनलची सहमती असणे आवश्यक नाही।